ले रहा ना कंडीशंस ये है, जैसे आप रिफ्लेक्शन लाइट का तो पढ़ते हो ना, लाइट वेव के केसेस में, तो उसमें कुछ इस तरीके से पढ़ते हो कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को ट्रांसफर करो, फॉर एग्जांपल एयर टू वाटर का एग्जांपल ले ले, लाइक एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर का एग्जांपल लाइट वेव के केसेस में, तो कुछ ऐसे कहते हो कि जो वेव इंसिडेंट कराते हो आप, उसमें से कुछ लाइट सेकंड वाले मीडियम में रिफ्रैक्ट होती है, और उसमें एक स्पेसिफिक लॉ होता है जिसके हिसाब से इन एंगल्स को रिलेट करते हो, स्नेल्स लॉ। और लाइट का कुछ परसेंटेज रिफ्लेक्ट भी होता है, मतलब कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट यानी कि रिफ्रैक्ट होगा, उसको ट्रांसमिटेड कह लीजिए या फिर रिफ्रैक्टेड कह लीजिए, कुछ पार्ट उसमें से रिफ्लेक्ट भी होगा, और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ मीडियम में एब्जॉर्ब भी होगी। बेसिकली लाइट से इसलिए स्टार्ट किया है बिकॉज कनेक्ट कर पाओगे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो। तो जब कभी भी मीडियम, मतलब जब कभी भी आप कोई इंसिडेंट वेव लोगे और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जब जाएगी, तो उस वेव का कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, कुछ पार्ट वेव का दूसरे साइड चला जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, और कुछ मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। बेसिकली ये 3 फिनोमिना होंगे। तो लाइट वेव नहीं पढ़ने जा रहे, लाइट का जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है। रिफ्लेक्शन में आप सेम एंगल बताते हो, जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये होता है। सिमिलर वे में, जैसे यहाँ 2 मीडियम्स की बात कर रहे हैं, सिमिलर वे में हम यहाँ पर 2 स्ट्रिंग्स की बात करेंगे। मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग 1 जो कि मीडियम 1 की तरीके से काम करेगा, और एक और स्ट्रिंग इसमें लेंगे जो मीडियम 2 का काम करेगा हमारे लिए। और हमने मीडियम 1 के अंदर कोई वेव सेटअप करी है, फर्स्ट मीडियम के अंदर कोई एक वेव हमने क्रिएट करी with certain amplitude AI and certain frequency omega and certain wavelength lambda. राइट है। एनालॉग के लिए मैंने ये टॉपिक दिया है, इसको हमें पढ़ना नहीं है। मतलब जैसे आप एयर और वाटर को मीडियम्स मानते हो, वैसे हम यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रिंग्स को डिफरेंट मीडियम्स मानेंगे, फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम। पहले वाले मीडियम से हमने कोई एक वेव, जस्ट लाइक ऐसे कि एक वेव को इंसिडेंट कराओ, तो हमने फर्स्ट वेव एक ट्रांसमिट कराई यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग में, एआई, ओमेगा और लैम्डा। तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव is amplitude of the incident wave AI sin of omega t minus kx, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द वेव। एनालॉग के टाइम पर हम ये कह रहे हैं कि जो ये लाइन होती है जहां दोनों मीडियम से डिवाइड होते हैं, ऑप्टिक्स में इसको आप इंटरफेस कहते हो। इंटरफेस दैट इज सेपरेटिंग लाइन बिटवीन द टू मीडियम्स। उस इंटरफेस के एनालॉग पर यहाँ पर ज्वाइंट होगा, दोनों स्ट्रिंग्स का जो ज्वाइंट पॉइंट है वो जस्ट लाइक इंटरफेस का काम करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जैसे, बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक वेव की है कि मीडियम चेंज होने पर ये फिनोमिनाज होंगे, वो चाहे लाइट की वेव हो, चाहे वो साउंड की वेव हो, चाहे वो स्ट्रिंग में वेव हो, कहीं पर भी हो, कोई भी वेव होगी, मीडियम बदलने पर ये चीजें होंगी। मतलब इस वेव में से कुछ वेव वापस रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ वेव आगे ट्रांसमिट करेगी। तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, लेट द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव and then equation of transmitted wave. हम रिफ्लेक्टेड वेव किसको कह रहे हैं यार, यहाँ पर कौन सी वेव को रिफ्लेक्टेड कह रहे हैं इसमें? हाँ, जो इस पॉइंट से वापस आ जाएगी, ज्वाइंट पॉइंट से वेव का कुछ पार्ट वापस स्ट्रिंग 1 में आ जाएगा और कुछ पार्ट वेव का स्ट्रिंग 2 में ट्रांसमिट कर जाएगा। तो इनकी इक्वेशंस जो लिखेंगे वो इसी तरीके से लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव वाई आर, equation for reflected wave will be some amplitude of reflected wave AR sin
ओमेगा इंटू टी, बट एक फर्क आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये वेव नेगेटिव साइड पे चली जाएगी। मतलब ट्रांसमिट अगर इस डायरेक्शन में हुआ था तो मतलब इंसिडेंट की डायरेक्शन अगर ये है तो रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ जो माइनस साइन था ये प्लस का बन जाएगा, प्लस ऑफ के एक्स। हाँ जी, नहीं ज्वाइंट फिक्स नहीं है, ये दो रस्सी बांधी गई है, मतलब एक मोटी रस्सी एक पतली रस्सी बांध दी हमने कहीं पर मान लीजिए। हाँ नॉट है वो, नॉट। और जो ट्रांसमिटेड वेव होगी उसके बारे में बात करें, ट्रांसमिटेड वेव स्ट्रिंग 2 में जाएगी, ट्रांसमिटेड वेव इन स्ट्रिंग 2, उसकी इक्वेशन जब लिखेंगे तो वो हो जाएगा y ऑफ ट्रांसमिटेड बराबर एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव इनटू साइन ठीक है, देन ये ओमेगा टी, इसमें आप माइनस साइन लगाओगे या प्लस साइन लगाओगे? माइनस, बिकॉज वेव अभी भी स्ट्रिंग 2 में ही जाएगी, तो ट्रांसमिट होने के बाद वेव के प्रोपोगेट करने की डायरेक्शन पॉजिटिव साइड रहेगी, जिस वजह से यहाँ पर एक माइनस साइन। बट एक फर्क आता है, देखिए वेव में एक फॉर्मूला लिखते हो v इक्वल टू एफ लैम्डा है, स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग बार बार कहते हैं कि ये वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये मीडियम बदलने पर चेंज नहीं करती। इवन लाइट वेव में भी अगर आप जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे उसी फ्रीक्वेंसी से लाइट आगे भी जाएगी और उसी फ्रीक्वेंसी से लाइट वापस भी आएगी। बट वेवलेंथ के टाइम पर ऐसा नहीं होता, अगर हम लैम्डा वेवलेंथ की डालेंगे यहाँ पर वेव, तो ट्रांसमिशन के बाद उसका वेवलेंथ डिफर करता है अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलर वे में यहाँ पर भी वेवलेंथ जो जाएगी, मतलब जो वेव सेकंड स्ट्रिंग में जाएगी उसकी वेवलेंथ फर्स्ट वाले वेव की वेवलेंथ से कुछ डिफरेंट होगी, और ये के वेवलेंथ के बारे में ही बताता है आपको, 2 पाई बाय लैम्डा। सो यहाँ पर के को चेंज करके हम लोग के डैश से यूज कर लेते हैं, या बेटर होगा यहाँ पर K1 यूज कर ले, यहाँ पर K1 एंड यहाँ पर K2। नोटिस करिएगा ओमेगा वाला फैक्टर हमने चेंज नहीं किया, बिकॉज ओमेगा फ्रीक्वेंसी को बताता है आपको, सो फ्रीक्वेंसी सारे वेव की सेम रहेगी, वेवलेंथ मीडियम बदलने के साथ चेंज करोगे तो अकॉर्डिंगली के भी चेंज होगा वहां पर। और ये जो साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस से प्लस कर रहे हैं, यहाँ माइनस कर रहे हैं, ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, अब मेरा जो टारगेट है वो ये, मेरा टारगेट ये है, मुझे अगर इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड गिवन हो, करना क्या चाह रहे हैं वो बता दें आपको। एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव अगर ये चीज आपको दी जाए, इसकी वैल्यू प्रोवाइड की जाए, देन एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव कितना होगा ये फाइंड करना है, और एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव कितना होगा ये फाइंड आउट करना है आपको। ये मेरा पर्पज है, एम्पलीट्यूड्स निकालने हैं रिफ्लेक्टेड वेव की और ट्रांसमिटेड वेव की। हाँ बनेगा, बिल्कुल। करेंगे कैसे इसको? अब ये लाइट वाला हटा रहे हैं, लाइट वाले से एनालॉग क्लियर हुआ आपको? चेंज ऑफ मीडियम पर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, सिमिलरली चेंज ऑफ स्ट्रिंग पर रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। इसमें हम लाइट का एब्जॉर्प्शन नेग्लेक्ट करेंगे, ये नोट कर सकते हो आप। हम ये मान के चल रहे हैं कि लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी इसमें कहीं, मतलब वेव का कुछ भी पोर्शन एब्जॉर्ब नहीं होगा, सिर्फ दो ही चीजें होंगी, या तो रिफ्लेक्ट होगा या फिर ट्रांसमिट होगा। अब जो कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं वो देखिए कौन कौन से। फर्स्ट कंसेप्ट, एनर्जी की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि जितनी एनर्जी हमने इंसिडेंट कराई होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से इंसिडेंट एनर्जी इट शुड बी इक्वल टू द एनर्जी विच इज रिफ्लेक्टेड एंड प्लस एनर्जी जो कि ट्रांसमिट हुआ हो। एब्जॉर्ब कुछ माना नहीं हमने। सो फर्स्ट प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस ट्रांसमिटेड। आइडियल केसेस में जाओगे तो यहाँ पर एनर्जी वो भी आनी चाहिए जो कि एब्जॉर्ब भी है, बट इसमें इस समय हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको जीरो मान के चल रहे हैं, सिर्फ रिफ्लेक्शन कंसीडर कर रहे हैं और ट्रांसमिशन कंसीडर कर रहे हैं।
और अगर एनर्जी कंजर्व है तो ऑब्वियस बात है इनका डेरिवेटिव यानी कि पावर भी कंजर्व होगी, डिफरेंशिएट करते हैं अगर, तो पावर ऑफ इंसिडेंट वेव शुड बी इक्वल टू पावर ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंड प्लस पावर ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। नाउ पावर का जो इक्वेशन था, इसलिए मैंने कहा था पावर का फॉर्मूला एक बार चेक करो क्या था, हाफ म्यू हाँ हाँ इंटू वी, ये पावर की इक्वेशन है। तो जब इंसिडेंट पावर की बात करोगे तो यहाँ पर म्यू विच इज मास पर यूनिट लेंथ, ये स्ट्रिंग 1 का यूज करेंगे। हाँ यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है। तो जब इंसिडेंट पावर की बात करेंगे, बिकॉज इंसिडेंट वेव स्ट्रिंग 1 के अंदर है, तो यहाँ पर म्यू 1 लगाएंगे। एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव का रखेंगे ए आई, ओमेगा एज इट इज रहने देते हैं बिकॉज ओमेगा सबके लिए सेम है, और स्पीड को यहाँ रिप्लेस करने जा रहे हैं। स्पीड को रिप्लेस कर सकते हो बिकॉज स्ट्रिंग के केसेस में स्पीड का जो फॉर्मूला है वो रूट ऑफ टी बाई म्यू है, टेंशन बाई म्यू करके, तो हम स्पीड को रिप्लेस करने जा रहे हैं और इसकी जगह स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन टी डिवाइडेड बाय म्यू 1 इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड पावर। तो एक्सप्रेशन सेम रहेगा, कुछ वैल्यूज बदल जाएंगी उसमें से, फॉर्मूला वही रहेगा, तो इट इज अगेन 1/2। म्यू भी सेम रहेगा बिकॉज रिफ्लेक्ट होने के बाद भी उसी स्ट्रिंग में रहेंगे, सो अगेन सेम वैल्यू म्यू 1 की, बट एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन के बाद बदल जाता है तो ए आर स्क्वायर, ओमेगा भी सेम आएगा, और क्योंकि सेम स्ट्रिंग के अंदर वेव जा रही है तो रूट ऑफ टी बाय म्यू 1 भी सेम रहेगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड बदलेगा उसमें। प्लस जो ट्रांसमिट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, तो प्लस 1/2। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के बाद वेव स्ट्रिंग 2 में है तो म्यू 2 यूज करेंगे, एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड वेव का लगाएंगे, ओमेगा सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्क्वायर रूट ऑफ। मैकेनिक्स में एक बार हमने आपसे कहा था कि जितने ज्वाइंट होते हैं, मतलब जो नॉट होते हैं, इनमें हमेशा दोनों साइड पर सेम टेंशन फोर्स आनी चाहिए। ये मैकेनिक्स का प्रिंसिपल है कि जो भी ज्वाइंट या नॉट बनते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेज में रहते हैं, तो इधर और इधर सेम टेंशन फोर्स आनी चाहिए, मतलब टेंशन स्ट्रिंग 2 में उतनी ही होगी जितनी टेंशन स्ट्रिंग 1 में। सो सेम वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स T, बट म्यू 2 चेंज हो जाएगा यहाँ पर। जो कुछ कैंसिल वैंसिल कर सकते हो वो करो, देखो उसके बाद बचता क्या रिजल्ट, कुछ कैंसिलेशन वैंसिलेशन करने के बाद क्या रिजल्ट्स बचेंगे। हाफ कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट टी कैंसिल हो जाएगा, और जो टर्म्स बचेंगे वो देखो, आपके पास कुछ टर्म ये बचेगा ए आई स्क्वायर, बता रहा हूं, माइनस ए आर स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू 2 बाय म्यू 1 इंटू ए टी स्क्वायर। राइट, और यहां से क्वेश्चन देखना, म्यू और वी इनवर्स रिलेशन पे है, म्यू और वी इनवर्स रिलेशन पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ म्यू 2 बाय म्यू 1 को हम स्पीड के फॉर्म में अगर लिखना चाहें, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू 2 बाय म्यू 1 को स्पीड के फॉर्म में अगर लिखना चाहो, क्या बन जाएगा ये इसके हिसाब से, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1, क्या इसको ले सकते हैं इट इज v1 बाय v2, तो इसको हटा करके, मतलब इस रूट को हटा दिया यहाँ से और इसकी जगह लिख दीजिए v1 बाय v2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ना दूसरी कंडीशन,
सेकंड इस पर बेस्ड है सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन क्या है पहले वो लिख लें। व्हाट इज सुपरपोजिशन? ये तीनों टॉपिक मिक्स हैं एक्चुअल में। सुपरपोजिशन क्या होता है, वो ये बोलते हैं कि अगर किसी मीडियम के अंदर दो वेव साइमल्टेनियसली ट्रेवल कर रही है, साइमल्टेनियसली सुन ले आप, अगर किसी भी मीडियम में दो वेव साइमल्टेनियस होंगी तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो उन दोनों वेव के इक्वेशंस को ऐड करके आएगी। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस आप ऑलरेडी ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हो कि अगर दो तीन फोर्सेस लगती हैं तो रिजल्टेंट लेना पड़ता है। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहता है कि दो या दो से ज्यादा वेव अगर सेम मीडियम के अंदर है तो उन वेव इक्वेशंस को ऐड करके जो इक्वेशन बनेगी वो एक रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बन जाएगी। इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का नाम दिया गया है। फॉर टू और मोर देन टू वेव्स इन द सेम मीडियम, फॉर टू और मोर देन टू वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम, two or more than two waves traveling in the same medium, the resultant wave equation is a summation of individual wave equations, is a summation of individual wave equations। और इसको हम कई बार यूज करेंगे, इस पूरे मतलब पूरे वेव चैप्टर में इस प्रिंसिपल का कई बार यूज होगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग वन में दो वेव है। स्ट्रिंग वन मतलब मीडियम वन के अंदर दो वेव हैं, एक वेव जो इंसिडेंट हुई थी और दूसरी एक और वेव इसी स्ट्रिंग के अंदर है, वो है रिफ्लेक्टेड वाली वेव। मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों ही वेव सेम स्ट्रिंग वन के अंदर है। तो रिजल्टेंट वेव स्ट्रिंग वन की अगर लिखना चाहोगे आप, रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ अ वेव इन द स्ट्रिंग वन, तो इसी स्टेटमेंट के हिसाब से वो बनेगा वाई आई प्लस वाई आर, दैट इज इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव इन द स्ट्रिंग वन, जिसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दो वेव हैं एक साथ। और यही स्टेटमेंट अब लिखा है कि दो या दो से ज्यादा वेव अगर एक ही मीडियम के अंदर होंगी तो उनको ऐड करके हम टोटल वेव निकालेंगे देंगे। सो द रिजल्टेंट वेव इन स्ट्रिंग वन is basically yi plus yr। तो देखो अब इसमें क्या करते हैं, अगर हमसे पूछे हैं कि वेव इन द स्ट्रिंग वन कौन सी है, स्ट्रिंग नंबर वन में क्या वेव है, तो स्ट्रिंग नंबर वन में जो वेव है वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का समेशन है। दैट मीन्स वो ए आई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंसिडेंट वाली वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वाली वेव ए आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। इनका जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा आपके लिए, मतलब इस इक्वेशन का रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट कहलाएगा वेव इन द स्ट्रिंग वन। और वेव स्ट्रिंग टू में जो है, स्ट्रिंग टू में बात करेगा तो स्ट्रिंग टू में एक सिंगल वेव है जो कि ट्रांसमिटेड वेव है। उसकी इक्वेशन थी ए ट्रांसमिटेड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के, यहाँ पर के डिफर हुआ, यहाँ पर के वन यूज कर रहे थे और यहाँ पर के टू। बट दोनों स्ट्रिंग्स में एक चीज कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। और एक और लास्ट क्लास का स्टेटमेंट ध्यान देना, वेव इक्वेशन जब बोलते हो तो वेव इक्वेशन का मतलब होता है एक पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन है वो। इक्वेशन ऑफ वेव मतलब एक स्पेसिफिक पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। जो ज्वाइंट वाला पॉइंट है, ज्वाइंट वाला पॉइंट ये दोनों स्ट्रिंग्स का कॉमन पॉइंट है। तो ये जो रिजल्टेंट वेव आप देख रहे हो, ये रिजल्टेंट वेव, ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि दिस इज इक्वेशन फॉर वेव इक्वेशन मींस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। So this is equation for motion of joint, और इसको भी हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ जॉइंट। यस बोलने से पहले ना इसको इंश्योर कर लीजिएगा, वेव इक्वेशन मींस इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन द मीडियम। तो जब दोनों इक्वेशन सेम ही पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रहे हैं, ये भी ज्वाइंट के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ये भी उसी ज्वाइंट के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, यानी दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल होनी चाहिए थी।
और यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशंस करेंगे, मतलब थोड़ा सा ब्लफ करेंगे, वो ये कि सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ज्वाइंट पॉइंट को x इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करूंगा, जस्ट फॉर सिंपल कैलकुलेशंस की x 0 मान लेंगे ज्वाइंट को, तो यहाँ पर भी x को 0 पुट कर देंगे और यहाँ पर भी x को 0 पुट कर देंगे। हालांकि हम x की कोई और वैल्यू भी लेके कर सकते हैं, बट उसकी मैथमेटिकल वर्किंग बहुत टफ हो जाती, तो इतना चलेगा, इतनी चीटिंग अलाउड है। क्या बन जाएगा x को 0 पुट करने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को देखें। इन इक्वेशंस में अगर x को 0 पुट कर दोगे तो ai, ar और at के बीच एक और रिलेशन आएगा। हाँ, जैसे ही x को 0 पुट करेंगे ना, एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, वो होगी ai प्लस ar इक्वल्स टू a ट्रांसमिटेड। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर, और सेकंड इक्वेशन कंटिन्यूटी के बेसिस पर है। लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन और राइट हैंड साइड की इक्वेशंस के बीच कंटिन्यूटी होनी चाहिए। नाउ फर्स्ट वाली इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हैं। अगर आप एक स्टेप वर्बल देखो, लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम ai माइनस ar और ai प्लस ar में फैक्टराइज कर सकते हैं, और ai प्लस ar 80 से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज करें और सेकंड इक्वेशन की हेल्प ले ले, इसमें फैक्टराइज करके सेकंड इक्वेशन की हेल्प ले ले, तो उसके बाद हमारे पास बचेगा ai माइनस ar इक्वल टू v1 बाई v2 मल्टीप्लाइड बाई 80। समझ आया कि नहीं ये वाला? फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का यूज करके ये बन जाएगा, फैक्टराइज करके। ठीक है, अब आप सेकंड और थर्ड इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो ar और at को फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड थर्ड इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें अगर, लाइक सेकंड थर्ड को ऐड कर दें, अगर सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो 80 की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, सॉल्व करेंगे तो 80 की वैल्यू मिलेगी 2 टाइम्स v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 इनटू a ऑफ इंसिडेंट। चेक कर लेना इसको। क्लास ड्यूरेशन कम है तो स्पीड बढ़ेगी यार, पहले बताएं आपको। सो मैथ्स वाला पोर्शन बहुत फास्ट करना होगा तुम्हें। 80 बराबर 2 v2 बाई v1 प्लस v2, चेक है, सही है। और 80 की वैल्यू सेकंड या थर्ड में से किसी भी इक्वेशन में रखो अगर आप, तो ar की वैल्यू भी आ जाएगी, और वो आ जाएगी कुछ v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 मल्टीप्लाइड बाय ai। क्रॉस चेक जरूर करिएगा इसको। ठीक है, रिजल्ट्स। अच्छा, ये रिजल्ट्स मैं एक बार आपको बता दूं, ये ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबके लिए है, मतलब ये क्लास 12 में भी यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइम पर भी, लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए भी, साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए भी, और वेव स्ट्रिंग में है तो उसके रिफ्लेक्शन के लिए भी यही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस तरफ जो स्ट्रिंग है और दूसरे साइड जो स्ट्रिंग है उनका मटेरियल अलग अलग है। इस तरफ जो स्ट्रिंग है मे बी वो कुछ हैवी मटेरियल की है और इधर लाइट मटेरियल। सो हैवी स्ट्रिंग एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर, हैवी स्ट्रिंग और एक लाइट स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन लेंगे। स्ट्रिंग की जगह वायर्स भी ले सकते हैं। मान लीजिए कॉपर का वायर, इधर एल्यूमिनियम का वायर, तो कॉपर ज्यादा हैवी होता है, तो एक हैवी मटेरियल होगा और एक लाइट मटेरियल। और यहाँ पर जो वेव हम इसमें इंसिडेंट करवा रहे हैं, जिस वेव को यहाँ से ट्रांसमिट किया जा रहा है, इंसिडेंट किया जा रहा है, उसका अपना एम्पलीट्यूड फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर का है। 4 सेंटीमीटर की वेव हमने इंसिडेंट कराई। हैवी स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ μ1
और लाइट स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ mu2, where mu2 is mu1 divided by 4, इनके मास पर यूनिट लेंथ का रेशियो दिया गया। और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव गिवन है 4 सेंटीमीटर, मास पर यूनिट लेंथ के रेशियो दिए गए हैं। क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव क्या होंगे। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट लगाना है, फिर से डेरिवेशन नहीं करनी है, जो मेहनत करनी थी वो एक बार हो गई, सीधा फॉर्मूला लगाना है। बट उसके लिए आपको स्पीड पता होनी चाहिए, और स्पीड का म्यू से डायरेक्ट रिलेशन है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू है। क्या बनेगा इसके हिसाब से v1 और v2 का रेशियो, अगर म्यू2 की वैल्यू म्यू1 बाई 4 है और दोनों स्ट्रिंग्स में सेम टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स दोनों में सेम चल रही है, सिर्फ म्यू का डिफरेंस है जिस वजह से स्पीड का डिफरेंस आएगा। तो अगर यहाँ पर v1 स्पीड हो और यहाँ v2 स्पीड हो, क्या रेशियो बनेगा v1 बाई v2 का? पक्का v1 बाई v2 1 बाई 2, स्पीड रेशियो। इसकी हेल्प लो, यहाँ पर म्यू के रेशियो से v का रेशियो निकालोगे, टेंशन फोर्स कॉमन रहती है दोनों स्ट्रिंग्स में, स्पीड का रेशियो मिल गया। एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। v1 v2 का रिलेशन आ चुका है 1 बाई 2 का, सब्स्टिट्यूट करो और AR और AT की वैल्यूज। AR कितना आएगा? 4/3 सेंटीमीटर, मतलब जो वेव रिफ्लेक्ट होगी वो 4/3 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड की होगी, और जो ट्रांसमिट होगी 16/3 सेंटीमीटर की होगी। सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है जो सीधे फॉर्मूले से होगा, बट फॉर्मूला याद रहे तब होगा तो फॉर्मूले से। बट चैलेंजेस इस चैप्टर में बताते जा रहा हूँ आपको, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलों की है। ठीक है जी। चीज पहला क्वेश्चन एम्पलीट्यूड पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है जनरली, वो ये पूछते हैं कि जो वेव थी उसकी कितनी परसेंट एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है और कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसमिट हुई है। सेकंड पार्ट ये भी पूछते हैं, परसेंटेज ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक एंड परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड। ये दो क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एक एम्पलीट्यूड को लेकर के और एक परसेंटेज ऑफ एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हो रही है और जो ट्रांसमिट हो रही है वो कैसे निकालेंगे। तो अभी डेरिवेशन करते वक्त देखो, अगर ध्यान से देखो, आपको डेरिवेशन करते समय हम लोगों ने पावर्स लिखे थे, इंसिडेंट वाले की पावर लिखी थी और रिफ्लेक्टेड की पावर लिखी थी। डेरिवेशन करते वक्त जब एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहे थे तो वहां पर सबके पावर के फॉर्मूले लिखे थे। उसी डेरिवेशन को जरा देख करके बताओ कि जो पावर रिफ्लेक्ट हो रही है और जो पावर इंसिडेंट हो रही थी उनका रेशियो लेंगे तो क्या बनेगा। रिफ्लेक्टेड बाई इंसिडेंट का रेशियो, डेरिवेशन के टाइम पर पावर की इक्वेशन लिखी है मैंने, अपने आप देखिए, उन इक्वेशंस को देख करके बताओ। वो आएगा AR² अपॉन AI²। डेरिवेशन में जो पावर्स यूज की गई है उन्हीं से जा जाएगा आंसर। तो जब AR और AI की वैल्यू पता है, AI 4 सेंटीमीटर है और AR की वैल्यू 4/3 है, तो यहां से आप निकाल सकते हो कि रिफ्लेक्टेड पावर बाय इंसिडेंट पावर कितना आएगा, 1/9। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100/9%। 100/9% रिफ्लेक्ट हुआ, और अगर 100/9% रिफ्लेक्ट हो रहा है तो बाकी का परसेंटेज जो होगा वो ट्रांसमिट हो रहा होगा। तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे, पहले रिफ्लेक्शन निकालो, फिर रिफ्लेक्शन कितने परसेंट का हो रहा है, एंड उसी बेसिस पर ट्रांसमिशन निकाल सकते हो। 100 में से उतना माइनस कर दीजिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन 0 माना हमने। तो काफी कम परसेंटेज नहीं आ रहा रिफ्लेक्शन का, ध्यान से देखो तो अराउंड 11% के आसपास ही तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 90% वेव ट्रांसमिट हो जाती है, 10% के आसपास रिफ्लेक्ट हो जाती है।
और लाइट के केस में मैंने कहा इस फॉर्मूले को हम लाइट में भी यूज कर सकते हैं, लाइट चैप्टर में भी आप लगा सकते हो, बट वो क्लास 12th का पार्ट है, अभी का पार्ट नहीं है, फिर भी उसका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। लाइट के केस में फॉर एग्जाम्पल अगर हम एयर से ग्लास की तरफ जाए, बट इसके लिए ये पता होना चाहिए कि लाइट की स्पीड जो ग्लास के अंदर होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और एयर में जो स्पीड है वो नियरली वैक्यूम के बराबर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड। तो अगर हम यहाँ से कोई लाइट वेव इसमें भेजे, मतलब कोई लाइट की वेव अगर इसमें इंसिडेंट कराओ, और कितना परसेंट रिफ्लेक्ट होगा और कितना परसेंट ग्लास में जाएगा, अगर ये कैलकुलेट कर दी हो, मतलब कितनी लाइट ग्लास में चली जाएगी और कितनी लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तब भी सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, बिकॉज रिलेशन स्पीड पता है हमें। सिर्फ ये डिफरेंस है कि लाइट वेव में स्पीड के लिए ये फॉर्मूला नहीं है, तो ये मैकेनिकल वेव के केसेस में है। लाइट के केसेस में जिनको क्लास 10th थोड़ा सा कायदे से पढ़ा होगा, स्पीड कैलकुलेट की जाती है वैक्यूम स्पीड डिवाइडेड बाय एक टर्म होता है which is n called as a refractive index, speed of light in a medium, vacuum speed divided by refractive index। निकाल पाओगे जल्दी से? यहाँ पर 3 स्पीड है, यहाँ पर 2 स्पीड है, मतलब ये v1 है, ये v2 है। हाँ, फर्स्ट मीडियम लाइट इंसिडेंट एयर से हो रही है तो v1 ये हो जाएगा, और ट्रांसमिट होकर के ग्लास में जा रही है तो ये v2 है। इससे निकालो आप AR और AI का रेशियो क्या बनेगा। AR और AI का रेशियो तो बस एक 3 रखना है, एक 2 रखना है आपको, तो यहाँ पर 2 - 3 / 2 + 3 और उसका रेशियो 4% आएगा। मतलब AR/AI का स्क्वायर करो पहले, कितना रहा वो 0.04 आ जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा भैया सर, निकालो तो v2 - v1 विच इज 2 - 3, ऊपर 1 आ गया, यहाँ 2 + 3 5 आ गया, 1/5। सो AR/AI ये चीज 1/5 है, उसका स्क्वायर 1/25 हो गया, परसेंटेज में 4%। मतलब सिर्फ 4% लाइट वापस जाती है, 96% लाइट जो होती है वो ग्लास में ही जाएगी। इसको वापस 12th में करोगे लाइट वाले चैप्टर में भी, बट फॉर्मूला तब भी यही यूज करेंगे, उस टाइम डेरिवेशंस नहीं करेंगे। और एक एग्जांपल दे रहे हैं, दूसरा एग्जांपल, सपोज पहले लाइट स्ट्रिंग है, बाद में हैवी स्ट्रिंग है, मतलब फर्स्ट मीडियम लाइट है, दूसरा मीडियम हैवी है। ये वैसा ही है जैसे रेरर से डेंसर मीडियम में जाना और डेंसर से रेरर मीडियम में जाना। तो लाइट से हैवी की तरफ चल रहे हैं, मतलब ऑप्टिक्स में अगर बात करें तो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हैं। So this time mu2, suppose that 4 times of mu1 है। बाकी डेटा सेम है यार, 4 सेंटीमीटर अभी भी है। क्विकली बताइए रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के एम्पलीट्यूड्स क्या आएंगे, एम्पलीट्यूड्स ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव, एम्पलीट्यूड्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव। इसमें v1/v2 क्या आ रहा है, v और म्यू का इनवर्स रिलेशन है, दैट मींस कि v1 * mu1, v1 स्क्वायर रूट ऑफ mu1 शुड बी इक्वल टू v2 * स्क्वायर रूट ऑफ mu2, बिकॉज टेंशन फोर्स कॉमन है। सो इससे फटाफट करेंगे तो v1/v2 की वैल्यू 2 आ गई। फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे AR निकालने के लिए और ET निकालने के लिए। आंसर क्या बता रहे हो, 88/3, 80 ना, और AR ठीक है,
कैलकुलेशंस फास्ट करो, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे। भाई ए आई गिवन है, V1 V2 का रेशियो दिया हुआ है, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। सही आंसर सही है, ठीक है जी। तो ये कितना आएगा, रिफ्लेक्टेड बाय इंसिडेंट पावर ए आर बाई ए आई स्क्वायर, 1/9 आएगा। ए आर तो -4/3 है और इंसिडेंट 4 है, तो यहाँ -4/3 डिवाइडेड बाई 4 उसका स्क्वायर करोगे तो 1/9 ये भी आएगा, सेम परसेंट आ रहा है। ना इस माइनस का मतलब समझना है मेरे को, ये जो माइनस साइन आया है इसका सिग्निफिकेंस, बिकॉज ए आर का नेगेटिव आना क्या सिग्निफाई करता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव वैल्यू इन ए आर। देखो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लिखी गई थी ए आई इक्वल टू वाई आई इक्वल टू ए आई हमारे लिए 4 है इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी डेरिवेशन के टाइम पे लिखा था। रिफ्लेक्शन के बाद जो इक्वेशन बन रही थी उसको हम लोगों ने लिखा था ए आर, डेरिवेशन दिखेगा इसमें, डिराइव करते वक्त हम लोगों ने ये माना था, वहां पर डिराइव करते वक्त ये लिखा था। अब ए आर की वैल्यू -4/3 आ रही, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखी जाएगी -4/3। और हम लोगों ने डेरिवेशन करते समय इस ज्वाइंट पॉइंट को क्या माना था, जहां से वो वेव रिफ्लेक्ट हो रही थी, इसको इसकी पोजीशन क्या मानी गई थी, 0, मतलब ज्वाइंट को हम लोगों ने x बराबर 0 रखा। तो अगर मैं यही इक्वेशन ज्वाइंट पॉइंट पर लिखूंगा ना, एट ज्वाइंट पॉइंट, जिसमें कि x की वैल्यू 0 है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव की जो इक्वेशन है, पुटिंग x इक्वल टू 0, वो माइनस के एक्स और प्लस के एक्स के टर्म चले जाएंगे। तो ये बेसिकली बन जाएगा 4 साइन ओमेगा टी, यहां से भी के एक्स चला जाएगा और ये -4/3 साइन ओमेगा टी बचेगा, राइट। इस माइनस को साइन के अंदर कर सकते हो प्लस पाई करके, चलेगा ट्रिग्नोमेट्री में, माइनस साइन अंदर गया प्लस हो गया वो ना। ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस की इक्वेशंस है, एसएचएम ही तो है, ए साइन ओमेगा टी एसएचएम की इक्वेशन, ये भी एसएचएम है, बट दोनों एसएचएम में फेज डिफरेंस कितना है, पाई का। दैट मींस कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में एक फेज डिफरेंस आ चुका है इक्वल्स टू पाई। ये significance of this negative value, that there is a phase difference between the incident and reflected wave. There is a phase difference between the incident wave and reflected wave. और कितने अमाउंट का फेज डिफरेंस है वो, ऑफ पाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से लेके क्लास 12 तक इस स्टेटमेंट का कई बार यूज होगा, रिफ्लेक्शन के अंदर फेज डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट रखना है और इसको हमेशा अपने माइंड में रखना है। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है लाइट के चैप्टर में, हाँ? There is a phase difference of pi between the incident and reflected wave. लेकिन ये कब हो रहा है, इसके पिछले एग्जांपल में क्या एयर माइनस आया था, तो ये चीज हो कब रही है, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जब जाएगी वेव, तब ये चीज होगी, उसमें ऐड करिएगा। ओनली व्हेन wave is traveling from rarer medium to the denser medium, only when the wave travels from rarer to denser, उल्टा नहीं होगा ये, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आएंगे तब ये सब नहीं होगा। और ये स्टेटमेंट दोनों के लिए ट्रू है, वेव इन द स्ट्रिंग में भी और वेव इन लाइट वेव के केस में, दोनों के लिए कॉमन स्टेटमेंट है।
थ्योरी कॉमन है बिकॉज दोनों ही ट्रांसवर्स वेव है। सिर्फ इतना डिफरेंस पढ़ोगे क्लास 12th में कि जब आप लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये वाई जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, वहां जाकर के ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बस इतना सा फर्क आएगा, बाकी सब स्टेटमेंट एज इट इज रहेंगे। अब इसका जो आपने लिखा है कि फेज डिफरेंस पाई आएगा, इसका क्या सेंस बन रहा है? फेज डिफरेंस ऑफ पाई का मतलब इसको अगर हम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे कि फेज डिफरेंस ऑफ पाई आने का क्या मतलब हुआ, तो अगर कोई वेव मान लो ऐसे गई, इसका मतलब ये वेव का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किसी ज्वाइंट पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ज्वाइंट के आगे वाला जो मीडियम है वो ज्वाइंट के आगे वाला मीडियम ये डेंसर मीडियम है, यानी कि हैवी स्ट्रिंग है, और इधर लाइट स्ट्रिंग है। वेव को क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में अगर देखा जाए तो पॉजिटिव साइड दिखाने का मतलब क्या बन रहा है यहाँ पर? क्रस्ट। पूरी वेव दिखा देते हैं आपको, मान लो पूरी वेव दिखाते हैं। सपोज इस तरीके से कोई वेव उस ज्वाइंट पॉइंट पे गई, यहाँ नेगेटिव वाला पोर्शन मतलब क्रस्ट वाला पोर्शन और यहाँ ट्रफ वाला पोर्शन, ये हमारी इंसिडेंट वेव है। तो नेगेटिव साइन का फिजिकल मतलब कि जब ये वेव पलट करके वापस जाएगी, मतलब ये वेव जब वापस इस मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो जो पॉजिटिव साइड था ग्राफ का वो नेगेटिव साइड पर जाएगा, और जो नेगेटिव साइड ग्राफ का था वो पॉजिटिव साइड। ये उस नेगेटिव का दूसरा मतलब ग्राफ के सेंस में है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, आई फॉर इंसिडेंट, आर फॉर रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में प्लस और माइनस के चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव एंड नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ एयर का सिग्निफिकेंस है। इसको बोलते हैं कि वेव फ्लिप कर गई, पलट गई, ऊपर वाली चीज नीचे पहुंच गई और नीचे वाली चीज ऊपर, 180 डिग्री फ्लिप कर गई वो। इसको बोलोगे 180 का फेज डिफरेंस। साउंड के केस में, साउंड को चलिए बाद में करेंगे, मैंने कंफ्यूजन आएगी। ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं अभी। ट्रफ वाला पार्ट क्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और क्रेस्ट वाला पार्ट जो होगा वो ट्रफ बन जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। और फिर इन दोनों के बीच सुपरपोजिशन होगी, मतलब ये दोनों वेव ऐड करके एक नई वेव क्रिएट कर देगी, जो कि वाई आई प्लस वाई आर से मिलेगा आपको। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों सेम मीडियम के अंदर आ गए ना, ये दोनों ऐड होकर के एक तीसरी वेव क्रिएट करेंगी, और उस वेव को अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो कहलाएगी आपके लिए स्टैंडिंग वेव। उसको लिखना ये भी बता रहे भी कर रहे हैं। पहले तो आप ये रिफ्लेक्शन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इसका एक स्पेशल केस लेते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड सरफेस। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस मतलब कोई वेव, इंसिडेंट वेव किसी वॉल से रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब सामने यहाँ पर वॉल, कोई मीडियम है नहीं उसके आगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। थोड़ा सा मैकेनिक्स से इसका कोई लेना देना तो है नहीं, देखिए मैकेनिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी कुछ हद तक फील करने के लिए मान सकते हो। लेकिन मैकेनिक्स में जैसे क्या बोलती हो कि अगर एक मास m1 सपोज दैट मूव कर रहा हो v0 वेलोसिटी से, और एक दूसरा मास m2 रेस्ट पे हो, राइट, और मान लेते हैं इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन हो गया, सपोज दैट इनके बीच इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, देखो ठीक है, तो m2 वाले की वेलोसिटी आप इधर v2 दिखा देते हो और m1 वाले की वेलोसिटी इस तरफ v1 दिखा देते हो, और सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशंस बनाते हो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इलास्टिक कोलिजन है तो रेस्टिट्यूशन या कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। एक बार आप देखिए ना, अगर हमारी इक्वेशंस क्या बनेंगी, तो m1 v0 शुड बी इक्वल टू m1 v1 एंड प्लस m2 v2, एक इक्वेशन ये बन जाएगी, और रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखेंगे तो v2 माइनस v1 इक्वल टू v0। जरा क्विकली आप v1 की वैल्यू सॉल्व करके देखो क्या आएगी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। हालांकि कोई कनेक्शन नहीं है वेव का और कोलिजन का, कोई कनेक्शन नहीं है,
बट इनकी मैथमेटिकल वर्किंग सेम है। ये कुछ अजीब सी चीज है कि मैथमेटिकली ये दोनों आइडेंटिकल है। V1 निकालते हैं जरा, देखो तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मैथमेटिकल वर्किंग सेम है बट दोनों फिनोमिना टोटली डिफरेंट है। क्या आ रहा है ये? V1 कितना आ रहा है? हाँ, और जो सेकंड की आएगी स्पीड V2 साइमल्टेनियसली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की दो इक्वेशंस, कोलिजन का चैप्टर है, इलास्टिक कोलिजन है। 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या कुछ सिमिलर रिजल्ट ही था जो अभी AR और AT का निकाला था आपने? लगभग वैसा ही नहीं लग रहा आपको? मास की जगह स्पीड है वहां पर, और एम्पलीट्यूड V0 की जगह एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ मैथमेटिकली दे लुक आइडेंटिकल बट वैसे डिफरेंस है इनमें। ये मोमेंटम का कंसेप्ट है, ये एनर्जी का कंसेप्ट है, कुछ और ही है। बट मैथमेटिकली इसलिए भी सिमिलर है क्योंकि वेव स्ट्राइक करती है यहाँ पर जाकर के। आप इस वेव को वाटर की वेव से कंपेयर करो और ये किसी बीच के किनारे बना हुआ वॉल मान लीजिए, आप गंगा बैराज की बाउंड्री मान लीजिए, तो जो रिवर में वेव बनेगी वो उस बाउंड्री से टकरा करके वापस चली जाएगी। तो कोलिजन तो यहां भी हो रहा है, वेव का कोलिजन हो रहा है सरफेस के साथ। ऐसे में M1 M2 के रेशियो पर डिपेंड करता है कि V1 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अगर M1 M2 से बड़ा है मतलब हैवियर बॉडी लाइट बॉडी से कोलाइड करेगी, हैवी ऑब्जेक्ट विथ लाइट ऑब्जेक्ट, कोलिजन के बाद भी M1 उसी डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में पहले चल रहा है, बिकॉज V1 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हैवी कोलाइड्स विद द लाइट, अगर उल्टा हो जाए लाइटर बॉडी कोलाइड्स विद द हैवियर बॉडी, कोलाइड करके ये वापस पलट जाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी 180 डिग्री के एंगल से चेंज हो रही है। कब? जब लाइट वाली बॉडी हैवियर बॉडी, ऐसा ही वेव के साथ भी हो रहा है। रेयर से डेंसर की तरफ जाने पर वेव पलट रही है 180 डिग्री के एंगल से, उसको फेज डिफरेंस कह रहे हैं। समझ आई चीज? इससे फील करने के लिए इनकेस फॉर्मूला वगैरह भूल जाओ तो ऐसे याद हो जाता है ना। स्पेशल केस में अगर वॉल से कोलाइड हुआ है इंसिडेंट वेव, तो नेचुरल से बात है कि कुछ ट्रांसमिट नहीं होगा, पूरी वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और क्या आंसर आएगा देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव का जो फॉर्मूला बना था हमारे पास वो था V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 एंड यहाँ पर AI। V2 कितना होगा यार? यहाँ पर सेकंड मीडियम है आपका, वॉल के आगे सेकंड मीडियम है जिसमें कोई वेव ट्रेवल नहीं कर रही है, मतलब V2 0। क्या बन गया इसका आंसर? AR इक्वल टू माइनस AI। नहीं, पलट तो रही है, उसके साथ भी AR और AI की वैल्यू सेम आएंगी, मतलब जिस एम्पलीट्यूड का वेव आप भेजोगे उसी एम्पलीट्यूड की वेव वापस आएगी बट पलट करके। एम्पलीट्यूड में मैग्नीट्यूड का फर्क नहीं आ रहा, मैग्नीट्यूड सेम है एम्पलीट्यूड का, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का, बट पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव साइड पॉजिटिव बन जाएगी। जो कि मैकेनिक्स में आपके इस प्रिंसिपल के सिमिलर है। अगर मैकेनिक्स से इसका एनालॉग देखना चाहो, कोई बॉडी यू वेलोसिटी से अगर एक वॉल से कोलाइड करे और वो कोलिजन इलास्टिक हो तो ये उसी स्पीड से वापस आ जाती है, मतलब इन जनरल E टाइम्स यू करते हो, बट अगर इलास्टिक कोलिजन यानी E1 है तो जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से वापस आएगा, मतलब स्पीड लॉस नहीं होती उसकी, यहाँ एम्पलीट्यूड लॉस नहीं होगा बट डायरेक्शन चेंज होगा। एंड ऑब्वियसली ट्रांसमिशन कुछ होगा नहीं, सो एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव विल बी इक्वल टू 0। बात समझ? नाउ क्वेश्चन आता है कि ये हुआ क्यों, व्हाई?
तो ये सब तो मैथमेटिकल था, बट ऐसा क्यों हुआ? मतलब इसके पीछे फिजिक्स का कौन सा लॉ लग रहा है जिसकी वजह से ये हुआ? तो मैकेनिक्स से समझो जरा। तो मैकेनिक्स में वो उस बॉल की वेलोसिटी क्यों बदल गई? मतलब एक बॉल यू स्पीड से जा रही थी अच्छा खासा, तो सामने वॉल आने पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्यों बदला? नहीं, प्रिंसिपल क्या लगाया आपने, क्यों चेंज किया इसकी वेलोसिटी को? इम्पल्स लगा ना। मतलब बेसिकली आप ये कहोगे कि वॉल से एक इम्पल्स आया होगा जिस वजह से उसकी वेलोसिटी बदल गई होगी। चेंज ऑफ वेलोसिटी इज बिकॉज ऑफ इम्पल्स। तो कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए कोई। वेव में वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ये चेंज हुआ? राइट। मतलब यहाँ पर भी वैसा, हाँ बिल्कुल वही चीज है। यहाँ पर क्या है कि टेंशन फोर्स काम करेगी। यहाँ पर जब ये वॉल से अटैच करोगे तो इस पॉइंट पर टेंशन फोर्स तो लगेगी। मतलब ये स्ट्रिंग ये जो वॉल है उसके किसी भी पार्टिकल पर मान लो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी तो उसका एक्शन रिएक्शन लॉ होगा। मतलब अगर स्ट्रिंग वॉल के पार्टिकल पर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी तो वॉल स्ट्रिंग के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाएगा एक्शन रिएक्शन के हिसाब से। बट क्योंकि वॉल का पार्टिकल रिजिड है तो वो तो नीचे नहीं जा सकता, नॉन मूविंग पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, तो उस फिक्स पॉइंट पर चाहे जितना मर्जी फोर्स लगा लो वो नीचे नहीं आएगा। बट उसकी वजह से जो स्ट्रिंग पर रिएक्शन मिली आपको अपवर्ड फोर्स की, ये पार्टिकल नीचे से कहां पहुंच गए? ऊपर। सो रीजन बिहाइंड दिस, अगर असर्शन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि ऐसा हुआ क्यों, तो आप उसका आंसर दोगे ड्यू टू अ ट्रांसवर्स फोर्स बाय दिस वॉल। ट्रांसवर्स वर्ड क्यों लगाया मैंने यहाँ पर? डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है? ऊपर, वेव के प्रोपोगेट करने के ऊपर, परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई ट्रांसवर्स। तो इट हैपेंस ड्यू टू ट्रांसवर्स फोर्स exerted by this wall. As a reaction of as a reaction of as the reaction of transverse force by the wave on the wall. Transverse force by wave on the wall. तो अब हर एंगल से समझा दिया आपको, मैथमेटिकली, फिजिकली और फिजिक्स के पॉइंट। नहीं देखो, हमने ट्रांसवर्स वे पढ़ी है, तो आप एक बार बताओ हम लोग जब कोई वेव क्रिएट करते हैं, मतलब हम लोगों ने वेव का जो थ्योरी पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो उसमें हमने कहा था कि यहाँ पर एक वाइब्रेटिंग ब्लॉक रहना चाहिए और उससे अटैच एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। हम लोगों ने ये भी बताया था कि इस ब्लॉक को ऊपर नीचे मूव करने से यहाँ पर वेव बनेगी। तो जब यहाँ पर वेव बनेगी तो यहाँ का कोई भी पॉइंट किधर की तरफ डिस्प्लेस करेगा। इसको बना के दिखाते हैं अभी, इसको ना ड्रॉ करके दिखाते हैं बिल्कुल। एक मिनट, ये वो रस्सी लो। पकड़ो एक आदमी, ताकत किसमें है? ले भाई, बैठे रहो, बैठ के पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा पीछे जाओ, स्ट्रिंग लंबी है। एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं भी आ जाऊंगा। और कुछ इन लोग को भी दिखा दें अगर कुछ लोग देखना चाहें तो। हाँ जी, तो अभी तो ये थोड़ा पीछे जाओ, बस 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 भैया, मैं आगे आ जाऊंगा। अभी ये स्ट्रिंग टाइट है कि नहीं है? टाइट है ना, और अभी कोई ऑसिलेशन तो हो नहीं रहा। तो वेव क्रिएट करने के लिए, जैसे इस फिगर में आपको ब्लॉक दिखाया गया था ना कि ब्लॉक को वाइब्रेट करना होगा, तो हम उस ब्लॉक की जगह अपना हाथ यूज कर लेते हैं और इसको वाइब्रेट करेंगे तो इसमें वेव, अबे तुम कुछ ना करो, तुम बस पकड़े रहो। हाँ, तुम बस पकड़े रहना। इसके अंदर क्या आपको ऊपर नीचे क्रस्ट एंड ट्रफ टाइप नहीं दिख रही चीज? तो जैसे जैसे वाइब्रेट करेंगे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे करेंगे उतना ज्यादा इसके अंदर क्या बनेगा? वेव। अब जब वो चीज बनेगी तो हर पॉइंट किधर मूव करेगा? क्या कोई भी पॉइंट आगे पीछे जा रहा है? तो ये पॉइंट अपनी जगह रहते हुए ऊपर नीचे जा रहे हैं ना। मैं मैकेनिक्स लगाना है बस। सबसे पहले हम लोगों ने किस पॉइंट को डिस्प्लेस किया?
तो मैंने यहाँ पर फोर्स किधर लगाई होगी? अगर इस पॉइंट, मैकेनिक्स का प्रिंसिपल लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जर्क देने के बाद ये ऊपर जाएगा, तो बट ऑब्वियस है कि मैंने इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगाई होगी? ऊपर। तो हमने इस पे ऊपर फोर्स लगाई, और स्ट्रिंग का हर पार्टिकल रेस्ट पे है। तो जब डिस्टरबेंस प्रोपोगेट करेगी तो किसी भी पॉइंट पर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा होगा? मतलब जितनी स्ट्रिंग डिस्टर्ब हो चुकी होगी, वो अपने से आगे वाली अनडिस्टर्ब स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएगी। समझ आया आपको? तो हर वेव प्रोपोगेट करते वक्त नेक्स्ट पार्टिकल के ऊपर जब वेव प्रोपोगेट करेगी तो आगे वाले पार्टिकल पर वो ऊपर फोर्स लगाएगी ताकि वो भी ऊपर जाए। हॉरिजेंटल फोर्स लगता है अगर, तो हर पॉइंट हॉरिजेंटली भी तो मूव करता फिर, राइट हुआ? रख दो उसको। फोन एडमिट हो गया अभी यार। तो अभी क्लियर हुआ कि जब ये वेव आगे बढ़ती है ना, तो इसकी टेंडेंसी ये होती है कि इसके आगे जो कुछ भी आएगा, इस वेव के आगे जो भी आएगा, वो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाएगी, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी। डिपेंड करता है कि क्रस्ट आ रहा है कि ट्रफ आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। जिस वजह से अब आगे वाली चीज तो ऊपर बढ़ नहीं सकती, बट उसका एक्शन रिएक्शन लॉ तो होगा, जिस वजह से वेव पलट जाएगी। चलें आगे। दोनों टॉपिक क्लियर हो गए, रिफ्लेक्शन और सुपरपोजिशन। नाउ इनका कॉम्बिनेशन एक नई चीज देने जा रहा है, वो है स्टैंडिंग वेव। सो व्हाट इज स्टैंडिंग वेव, पहले वो लिख लीजिए। स्टैंडिंग वेव is the superposition of, it is superposition। सुपरपोजिशन का मतलब मिक्स होना, ऐड होना। सुपरपोजिशन मतलब मिक्स होना या फिर ऐड होना। सो इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स traveling in the opposite directions, traveling in opposite directions। Obviously in the same medium, otherwise कोई मतलब नहीं बनता। तो मान लिया वेव 1 traveling towards positive x direction is given by y1 equals to a sin of omega t minus kx। This is equation of the wave 1 traveling towards right side, या फिर kx minus omega t भी लिख सकते हैं इसको। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं, kx minus omega t से। ठीक है, और एक दूसरी वेव है जो दूसरे साइड से आ रही है, इसके जस्ट अपोजिट। वेव 2 इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड। आइडेंटिकल का मतलब डायरेक्शन को छोड़ करके बाकी सब चीजें उसमें कॉमन है, मतलब सेम एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। एक प्लस एक्स की तरफ जा रहा है, एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इतना ही डिफरेंस है दोनों वेव का। नहीं तो स्टैंडिंग वेव परफेक्ट नहीं बनती है, फिर वो इम्प्योर स्टैंडिंग वेव होती है। एक प्योर स्टैंडिंग वेव बनती है, एक इम्प्योर। सो स्टैंडिंग वेव के लिए आपको चाहिए क्या क्या? स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? दो वेव रेसिपी है इसकी, मतलब एक तरीके से नहीं बोलते कि क्या क्या सामान लगेगा इसको बनाने में। दो वेव चाहिए आपको, कैसी? सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, लेकिन डायरेक्शन सेम ना हो, डायरेक्शन अपोजिट हो बस। अब इनका जो मिलन होगा, मतलब ये मिलेंगे जब y1 प्लस y2, सो रिजल्टेंट वेव बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज y1 प्लस y2। और ये लाइन हमेशा ध्यान रखना कि वेव इक्वेशन पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है। तो बाकी मैथ्स है, दोनों इक्वेशन से ऐड करो ट्रिग्नोमेट्रिकली, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा करके, या फिर साइन ए माइनस बी को एक्सपेंड करके, जैसे भी करना चाहो। ट्रिग्नोमेट्री से दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले से, या इसको साइन ए माइनस बी से एक्सपेंड कर ले, इसको साइन ए प्लस बी से एक्सपेंड कर ले, जैसे भी करना चाहो।
पर जो रिजल्ट आएगा दोनों को ऐड करके ट्रिग्नोमेट्रिकली, उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे, वो कुछ ऐसा आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू मेरे ख्याल से साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। ट्रिग्नोमेट्रिकली ये चीज आएगी। राइट, सो ये कहलाएगा आपका इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब यहां से पूरा गेम स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना। इट इज इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एंड इक्वेशन ऑफ अ वेव, चाहे वो रिजल्टेंट हो चाहे किसी एक की हो, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव का दूसरा मतलब हुआ दैट इज द इक्वेशन फॉर, इट इज इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ particle located at पोजीशन x, मान लीजिए। ये भी आपको पहले की क्लासेस में बता चुके हैं जब वेव इक्वेशन डिराइव हो रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बिकॉज पजल्ड होने से अच्छा है कि आप उसको मतलब समझ लो कि इक्वेशन ऑफ अ वेव का दूसरा मतलब ये भी है कि इट इज द इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल, विच पार्टिकल, जिसकी पोजीशन x होगी। मतलब मीडियम में x डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, मीडियम में x डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसके मूव करने की ये इक्वेशन है। मतलब जिस इक्वेशन से मूव करेगा वो इक्वेशन ये आएगी। ठीक है, क्लियर? तो चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखोगे तो जो वैल्यू x की पुट करोगे उस वैल्यू पर जो पार्टिकल है उसके डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दूं लैम्डा बाई 3 रैंडमली, सपोज दैट x इक्वल्स टू लैम्डा बाई 3 और k इज 2 पाई बाय लैम्डा, चेक करो क्या बन जाएगा ये, k इज 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा और यहाँ लैम्डा बाई 3 रख रहे हैं, √3। तो पूरा आंसर क्या आएगा, बाहर 2 है तो y विल बी √3a cos आएगा। सो अब ये चीज क्या कह रहा है, इसका फिजिकल मतलब क्या निकल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, या यूं कह लेंगे द पार्टिकल विच इज लोकेटेड एट x इक्वल टू लैम्डा बाई 3 इज मूविंग बाय दिस इक्वेशन। क्लियर है? पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू लैम्डा बाई 3 इज मूविंग अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन कौन से टाइप के मोशन में आती है, इसका मतलब x इक्वल टू लैम्डा बाई 3 पर जो पार्टिकल है इट इज मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मैनर एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ दैट एसएचएम, √3a। मैं कोई दूसरा पार्टिकल चूज करूं, फॉर एग्जांपल x बराबर लैम्डा बाई 4 रख देता हूं, क्या आंसर आ जाएगा, लैम्डा बाई 4, k 2 पाई बाई लैम्डा है और यहाँ लैम्डा बाई 4, √2a नहीं आएगा, a भी नहीं, 2a आएगा, 2a cos ओमेगा t। रखो तो आप कुछ काम अपने आप करो, आप यहाँ 2 वो भी वही है। अगर हम यहाँ पर x की कोई वैल्यू पुट कर देंगे तो उस प्लेस पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन अकॉर्डिंग टू वेव 1 क्या आएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो उसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम अकॉर्डिंग टू द वेव 2 क्या होगा, और ये दोनों वेव के मिलने से डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है। नहीं आप समझो तो, मैं कह रहा हूं कि जैसे अभी मैंने स्ट्रिंग उनको होल्ड कराई थी, जर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा था इसमें, दूसरे एंड से तो जर्क नहीं आ रहा था तो वेव तो एक साइड से भेजी जा रही थी ना। अगर हम भी जर्क करें और जिसको मैंने स्ट्रिंग पकड़ाई वो भी जर्क कर रहा होता तो एक वेव मैं भेज रहा होता, दूसरी वेव उधर से आ रही होती, तो स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ना तो y1 होता ना तो y2 होता, वहां डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता, y1 प्लस y2। इसी को सुपरपोजिशन कह रहे हो। मतलब अब मीडियम का हर पार्टिकल, मतलब मीडियम के किसी भी पार्टिकल का अगर आप
डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन चाहते हो, मतलब कि y और t का रिलेशन चाहते हो, तो जिस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट टाइम की रिलेशन चाहिए उस पार्टिकल की लोकेशन इसमें स्पेसिफाई करो। यानी कि जो पार्टिकल x बराबर लैम्डा बाई 4 पे है उसका ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, जो कि एसएचएम की इक्वेशन है। मतलब यहां पर जो पार्टिकल है वो कितनी एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, 2a। लैम्डा बाई 3 पर जो पार्टिकल है वो कितनी एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, √3a। इसका मतलब अलग अलग प्लेस पर अलग अलग पोजीशंस के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे। फर्स्ट आउटकम है, पहला आउटकम। पार्टिकल्स एट डिफरेंट लोकेशंस, पार्टिकल्स एट डिफरेंट लोकेशंस are moving simple harmonically, are moving simple harmonically, but different amplitudes, but different amplitudes। और अगले 15-20 मिनट के लिए ना भाई, या तो आप बैठिए तो फुल अटेंशन से बैठिएगा, और नहीं अगर बैठना है तो जीरो अटेंशन से बैठो, अपना पीछे गेम उम खेलो, दो में से एक काम कर सकते हो। वो क्वेश्चन में बताया जाएगा कि x जीरो कहां पर है। जैसे हमने अभी ज्वाइंट को जीरो माना था ना, तो x इक्वल टू जीरो डिफाइन किया जाएगा, क्वेश्चन में बताया जाएगा। बट ये समझना बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल्स करने के लिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दो ट्रेवलिंग वेव है जब अपोजिट डायरेक्शंस में होती है तो उनके कॉम्बिनेशन से एक ऐसी इक्वेशन आती है जिसमें x के अलग अलग वैल्यूज रखने पर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन आ रहे हैं, मतलब कि अलग अलग एम्पलीट्यूड्स मिल रहे हैं आपको। तो यही स्टेटमेंट लिखा है आपने कि एम्पलीट्यूड अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग मिलेगा, मतलब कि एम्पलीट्यूड पोजीशन का फंक्शन होगा। ये लाइन समझ जाओगे तो ये भी समझ में आएगा। वो कह रहा है ना कि आप लोग इस लाइन को वेटेज नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है कोई इक्वेशन लिख दी गई है खाली, उस इक्वेशन में जो पावर है उसको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही है अभी। नाउ एनीवे, अगर मैं एक काम करता हूं, मैं x की कोई वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, कोई और वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं 0, मान लेते हैं x इक्वल टू 0। क्या बनेगा y? सो y इक्वल टू 0 is the equation for motion of particle at x equal to 0। क्या मतलब है यार इसका? एक पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन y बराबर 0, y डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वो मूव डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है यार उस पार्टिकल का, मतलब वो पार्टिकल मोशन में है या रेस्ट पे है। So this point is at rest, x equal to 0 point is at rest, it is not moving। क्योंकि अगर वो मूव करता तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में कुछ तो रिलेशन आता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के इंडिपेंडेंट नहीं आ गया। अगर x की वैल्यू 0 है तो टाइम की कोई भी वैल्यू रख लो आप, अगर यहां पर 0 हो गया तो क्या फर्क पड़ता है कि टाइम की क्या वैल्यू है। मतलब दिस y is 0 for all the values of time, not only for a single value, it is 0 for all the values of time। तो टाइम की हर एक वैल्यू पर अगर डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? पार्टिकल चल ही नहीं रहा, तभी तो आप किसी भी टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। तो ये पॉइंट रेस्ट पे है, परमानेंटली रेस्ट पे है, और इनके एक स्पेशल नाम है। ऐसे पॉइंट्स जो परमानेंटली रेस्ट पे रहेंगे इनको हम नोड के नाम से बुलाएंगे। नोड, ऐसे पार्टिकल्स जो परमानेंटली रेस्ट पे हैं, चलते ही नहीं है। कुछ नहीं, हाँ वो नहीं चलेगा। पॉइंट्स विच कैन नॉट मूव, दैट पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0। बाकी जगह पर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम है ना, आप नोटिस करो x की किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, x की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू देते हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच रिलेशन नहीं है, तो आप टाइम चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। बट यहाँ तो क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहेगा, टाइम बदलता रहे।
तो क्योंकि यहां पर जीरो हो रहा है टर्म, ये टर्म जीरो हो रहा है, तो इसको बदलने दो, ठीक है जी। ऐसे ही हाँ, और भी पॉइंट्स मिलेंगे आपको। अगर आप x को जीरो की बजाय एक और काम करिए, x को लैम्डा बाई 2 रखिए जरा, x बराबर लैम्डा बाई 2, नोटिस करो 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा, और यहां पर लैम्डा बाई 2 रखो, साइन पाई, साइन 180 जीरो, ये भी नोड है, पार्टिकल एट लैम्डा बाई 2 इज आल्सो अ नोड। नोड बताते हैं अभी, उसको भी ग्राफिकली भी दिखाते हैं नोड पे क्या होता है। नोड का मतलब ये वो पॉइंट होते हैं जहां दोनों वेव के अपोजिट पोर्शंस आ जाते हैं, एक का पॉजिटिव और एक का डिस्प्लेसमेंट किल कर देते हैं, मतलब y1 का डिस्प्लेसमेंट y2 के डिस्प्लेसमेंट को मार देगा, द टू डिस्प्लेसमेंट्स आर किल्ड बाय ईच अदर, ये बोला जाता है लाइन के फॉर्म में। ऐसे ही अगर आप इसमें लैम्डा पुट कर दें, x इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, साइन 2 पाई, साइन 360 जीरो, फर्क नहीं पड़ता कि टाइम क्या आ रहा है। तो ये भी नोड है, इसका मतलब नोड की जो पोजीशंस हैं वो एक पैटर्न पे आ रही है। फर्स्ट नोड x इक्वल टू 0 पर, सेकंड नोड लैम्डा बाई 2 पर, थर्ड नोड लैम्डा पर। सो लैम्डा बाई 2 के डिफरेंसेस पर नोड मिलेंगे आपको, ये दूसरा पॉइंट हो गया। सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड, separation between the two consecutive node is lambda by 2. ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, दो नोड कंसेक्यूटिवली अगर आएंगे तो वो लैम्डा बाई 2 अपार्टेड होने चाहिए, मतलब उनके बीच में लैम्डा बाई 2 का डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब इस ये जो वेव इक्वेशन है इसको फिर से समझा आप, इस वेव इक्वेशन में हो क्या रहा है ना, इन दिस इक्वेशन फॉर सम स्पेशल वैल्यूज ऑफ x, in this equation there are some values of small x, special values, कौन कौन सी, 0, लैम्डा बाई 2, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा, फॉर सम स्पेशल वैल्यूज ऑफ x y विल बी परमानेंटली 0। उनको नोड का डेफिनेशन दो गया, मतलब अगर कोई पूछे कि नोड क्या है, तो इस इक्वेशन में x की वो वैल्यूज जिनके लिए y की वैल्यू परमानेंटली 0 आएगी, वो नोड होंगे। नाउ यहां पर जो एग्जांपल ले रही हूं, जैसे हमने x की अलग अलग वैल्यूज रखी, अलग अलग इक्वेशंस आई, ठीक है, मैं x की वैल्यू बदलता जा रहा हूँ, लैम्डा बाई 3, लैम्डा बाई 4, अब मैं कोई और वैल्यू पुट कर लेता हूँ, मान लीजिए x की वैल्यू लैम्डा बाई 6 रख लेते हैं, लैम्डा बाई 8 रख लेते हैं, कुछ भी रख लो। क्या 2a से ज्यादा भी कोई वैल्यू आएगी कभी? आप x की कोई भी वैल्यू रखते जाओ, कोई भी वैल्यू, क्या यहाँ पर कभी 2a से ज्यादा का टर्म आएगा? मतलब 2a से ज्यादा एम्पलीट्यूड तो किसी भी पार्टिकल का नहीं हो सकता। भैया आप अभी देख लो, √3 आएगा, 2a आएगा, अब आप x की वैल्यू कुछ और रखोगे तो 2a से बड़ा आंसर तो कभी नहीं आ सकता। यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल एम्पलीट्यूड क्या बन सकता है हमारे पास, और ये किन पॉइंट्स पर होगा, उनको एंटी नोड्स का नाम देंगे। मतलब द पार्टिकल्स विच वाइब्रेट विद द हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, the particles which are vibrating with the highest possible amplitude। हाँ -2a भी है, मतलब वो प्लस माइनस चलेगा। हाँ, डेफिनेशन तो लिखो, एंटी नोड की डेफिनेशन क्या है? एंटी नोड्स आर द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो एंटी नोड का मतलब हुआ स्मॉल x की वो वैल्यूज, मतलब x की वो वैल्यूज जहां पर साइन kx की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाए, वो मैक्सिमम में -2 भी चलेगा। सो फिजिकली एंटी नोड का मतलब जहां पर सबसे ज्यादा ऑसिलेशन होगी, और मैथमेटिकली साइन kx का टर्म प्लस माइनस 1
अब बताओ x की कौन कौन सी वैल्यूज पे होगा ये? हाँ, मतलब यहाँ पर या तो +1 आ जाए या -1 आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री में इसका जनरल सोल्यूशन होता है, राइट? तो मैं कुछ वैल्यूज बता रहा हूँ, लाइक x इक्वल टू λ/4 चेक करके देख सकते हो। यहाँ पर +1 आ जाएगा, 3 λ/4 यहाँ रख के देखो आप, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 3 λ/4, ये वैल्यू क्या बनती है? -1, मतलब यहाँ -2 आ जाएगा, 5 λ/4। सो जो पार्टिकल इन पोजीशंस पे होंगे, पार्टिकल्स जो इन पोजीशंस पे होंगे, उन सब के एम्पलीट्यूड 2a के बराबर होंगे, और ये सब पार्टिकल्स कहलाएंगे हमारे लिए एंटीनोड। और दो कंसेक्यूटिव एंटीनोड में कितना डिस्टेंस है? नहीं, डिस्टेंस λ/2, ये भी पॉइंट हो गया। सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटीनोड्स λ/2। हाँ, तो बदल जाएगा, हम तो इसके हिसाब से बात कर रहे हैं अभी। नहीं, सेपरेशन λ/2 का ही आएगा, पोजीशंस बदल सकती हैं। हाँ, बट जो चीजें फिक्स है, लाइक कि दो नोड के बीच हमेशा λ/2 का डिस्टेंस होगा, दो एंटी नोड के बीच हमेशा λ/2 का होगा, और एक और चीज कॉमन है, 0 और λ/2 के बीच में λ/4 होगा, λ/2 और लैम्डा के मिड पॉइंट पर, मतलब बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड देयर इज अ एंटी नोड, between two consecutive node there must be antinode। अब इसको ग्राफिकली समझो, इस चीज को जरा ग्राफिकली दिखाते हैं आपको। इस इक्वेशन को ग्राफ पे लेके जा रहे हो, कैसा ग्राफ आएगा? मुझे ग्राफ चाहिए y और x के बीच में, ठीक है? ग्राफ बिटवीन y एंड x में चाहिए आपको। नहीं, y और x में ग्राफ चाहिए, लेकिन cos ओमेगा t भी है यहाँ पर। तो एक्चुअली ये वैल्यू डिसाइड करेगी ग्राफ कैसा आएगा। ग्राफ ऑफ y वर्सेस x विल बी डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ cos ओमेगा t। फॉर एग्जांपल, cos ओमेगा t 0 है, मतलब टाइम t इक्वल टू हमने कुछ पुट कर दिया, या फिर सपोज दैट टाइम t इक्वल टू 0 लेते हैं। अगर मैं टाइम को 0 पुट करूंगा तो क्या बनेगा आंसर? 2a sin tx। तो किसका ग्राफ बनाओगे फिर? साइन का। तो ये ग्राफ आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी दिखाओगे? 2a की, लोवेस्ट वैल्यू -2a। टाइम 0 रखेंगे तो cos ओमेगा t का टर्म 1 हो जाएगा, और बचेगा आपके पास y इक्वल टू 2a sin kx, मतलब साइन फंक्शन का ग्राफ। तो ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है व्हेन टाइम t इक्वल टू 0। ठीक है, चलेगा? अब एक काम करो, मैं टाइम की वैल्यू 0 के बाद बदलते जा रहा हूं। पहले मैंने टाइम 0 पुट किया, नाउ टाइम को पाई अपॉन 2 ओमेगा रखते, टाइम की वैल्यू पाई/2 ओमेगा, y इक्वल टू 0।
तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, y equals to 0 will be a perfect straight line. So ये ग्राफ आ गया फॉर अनदर वैल्यू ऑफ टाइम t equals to pi divided by 2 ओमेगा। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। नाउ टाइम की वैल्यू रखेंगे पाई बाय ओमेगा, टाइम की वैल्यू पाई बाय ओमेगा। यहाँ cos 180 डिग्री बन जाएगा -1, यानी ये -2a sin की एक्स, साइन के नेगेटिव का ग्राफ कैसा बनेगा, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, नेगेटिव साइन का ग्राफ चाहिए मेरे को यहाँ पर, मतलब कुछ नेगेटिव साइड पर ऐसा कुछ ग्राफ फॉर टाइम t इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा। Now put time equals to 3 pi by 2 omega. 3 pi by 2 omega. तो 0 आ जाएगा, यानी फिर ये बीच वाला ग्राफ आ जाएगा। अगेन y 0 एंड फाइनली टाइम को 2 पाई बाई ओमेगा विच इज 1 टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, फिर वापस यही ग्राफ आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा पे। इसके बाद फिर ये पीरियोडिकली रिपीट होगा। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली भी समझो आप। मैंने 5 अलग अलग टाइम पर ग्राफ दिया है ना, टाइम की 5 अलग अलग वैल्यूज दी थी और पांचों पे ग्राफ ड्रॉ किया गया। यहां पर जो पॉइंट है, क्या यहां पर परमानेंटली y की वैल्यू 0 नहीं है? इस पॉइंट पर y परमानेंटली, तो यही वो नोड का पॉइंट है ग्राफिकली, जहां पर y की वैल्यू हर एक ग्राफ में 0 आ रही है। 5 में से किसी भी टाइम का ग्राफ देख लो आप, ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू ऑफ टाइम, यहां y 0 दिख रहा है आपको। ऐसा और कौन सा पॉइंट है जिसमें हम टाइम की किसी भी ग्राफ को देखें, ग्राफ ऑफ एनी टाइम, ग्राफ फॉर एनी मूवमेंट और y 0, ये नोड है, ये नोड है, ये पॉइंट नोड है, और जो पॉइंट सबसे ज्यादा ऊपर नीचे उछल रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा, ये 2a वाले, ये एंटी नोड है, सेंटर पॉइंट, दीज आर एंटी नोड्स। ये ए से कंफ्यूज मत करना, ये यहाँ जो ए लिख रहे हैं वो एंटी नोड के लिए, यहाँ जो 2a लिखा है ये एम्पलीट्यूड के लिए है, बट यहाँ पर जो लाइन पर ए लिख रहे हैं ये एंटी नोड, ये एंटी नोड्स है। मेरा क्लियर हुआ पॉइंट? ग्राफ को और अच्छे से समझना होगा। किसी भी टाइम का ग्राफ उठाइए, लाइक टाइम 0 का ग्राफ, टाइम 0 का ग्राफ ये येलो कलर से बनाया गया है। किसी भी ग्राफ को देखना है, इस नोड, ये जो स्पेसिफिक नोड है, इसकी लेफ्ट साइड वाली ग्राफ ऊपर है। अगर मैं टाइम 0 वाले ग्राफ को देखूं तो इस नोड की लेफ्ट साइड पर हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ है, और उस नोड के राइट साइड पर ग्राफ नीचे है। फिर इस नोड के राइट जाने पर फिर अगर मैं पाई बाई ओमेगा वाला ग्राफ देखूं तो इस नोड की लेफ्ट साइड, इस नोड की लेफ्ट साइड ग्राफ नीचे चला गया, और इस नोड के राइट साइड वाला ग्राफ ऊपर।
मतलब किसी भी टाइम पर, टाइम की किसी भी वैल्यू को देख लो आप, एक्सेप्ट उन वैल्यूज को जब y 0 आ रहा है, इनको छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर y 0 है। मतलब टाइम की कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें y 0 ना आ रहा हो, उस टाइम पर एक पर्टिकुलर नोड की लेफ्ट साइड अगर ग्राफ ऊपर है, तो उस पर्टिकुलर नोड के राइट साइड जाने पर ग्राफ नीचे है। फिर जब आप नोड को क्रॉस करोगे, फिर ग्राफ ऊपर हो जाएगा। मतलब नोड को क्रॉस करते ही ग्राफ जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नोड क्रॉस करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? बोलते आप अपने हिसाब से कुछ भी प्रेडिक्ट करो। टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर इस नोड की लेफ्ट साइड वाले पार्टिकल्स अगर ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो उसी टाइम पर एट द सेम टाइम इधर के पार्टिकल्स नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहे होंगे। कुछ टाइम बाद जब यहां वाले पार्टिकल्स नीचे वाइब्रेट करेंगे, तो उसी टाइम पर इधर वाले पार्टिकल्स ऊपर वाइब्रेट करेंगे। मतलब इस लेंथ के अंदर का कोई भी पार्टिकल और इस लेंथ के अंदर का कोई भी पार्टिकल कभी भी सेम डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं कर सकते। जब यहाँ वाले पोर्शंस ऊपर की तरफ ऑसिलेट करते हुए जा रहे होंगे, तो यहाँ वाले पोर्शंस नीचे आ रहे होंगे, और जब ये वाले पोर्शंस ऊपर जा रहे होंगे, तो ये वाले पोर्शंस नीचे आ रहे होंगे। ऐसे में इसको एसएचएम की लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा? एसएचएम लैंग्वेज में इसको फेज डिफरेंस के नाम से पढ़ोगे। क्या बोलेंगे? जितने पार्टिकल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सारे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन जिस टाइम ऊपर की तरफ हो रहा था, उस टाइम यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे, इनका वाइब्रेशन नीचे। मतलब दीज पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। नहीं भैया, वो सब नहीं बोल पाओगे आप। देखो हुआ, देखो पहले लिखना ये है कि कोई भी स्पेसिफिक नोड के अपोजिट साइड पर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलेगा। देयर इज ऑलवेज अ फेज डिफरेंस ऑफ ऑसिलेशन, ऑलवेज अ फेज डिफरेंस ऑफ ऑसिलेशन by 180 degree across a node, across a node, across a node का मतलब नोड के लेफ्ट राइट साइड पर वाइब्रेशन हमेशा अपोजिट होंगी। तुम लोग प्रॉब्लम जानते हो क्या? तुम लोग यही गलतियां कर रहे हो कि थ्योरी में टाइम देना नहीं चाह रहे हो, है ना? थ्योरी में आपको लगता है कि बस जल्दी खत्म करो, न्यूमेरिकल चालू कर दो। सो फाइनली समराइज कर रहे हैं, ये इक्वेशन डिस्क्राइब क्या कर रही है आपको? इससे आप क्या चीजें डिस्क्राइब कर रहे हो इस इक्वेशन से? वी आर डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ, देयर आर सम पार्टिकल्स विच आर परमानेंटली एट रेस्ट। नोड का नाम दे दो। एंड व्हाट टाइप ऑफ मोशन द पार्टिकल्स है? एसएचएम। So do all the particles oscillate with the same amplitude? हाईएस्ट एम्पलीट्यूड कहां पर है? एंटी नोड पर। एम्पलीट्यूड लोकेशन के हिसाब से कहीं पर कम एम्पलीट्यूड है, कहीं पर ज्यादा एम्पलीट्यूड है। ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। मतलब अल्टीमेटली स्टैंडिंग वेव क्या है? कलेक्शन ऑफ एसएचएम्स कह सकते हो कि एक पार्टिकल्स का कलेक्शन है। सुनिएगा, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, और उसमें कलेक्शन ऑफ एसएचएम्स वेयर सम एसएचएम्स आर ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड and some SHMs are of maximum amplitude and other SHMs are having amplitude in between 0 and the maximum value। मतलब माइंड में ये पिक्चर बनानी पड़ेगी
कई सारे पार्टिकल्स एक साथ एसएचएम कर रहे हैं, जिसमें कुछ पार्टिकल्स ऊपर एसएचएम कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स नीचे एसएचएम कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स ऊपर एसएचएम कर रहे हैं, और कुछ पार्टिकल एसएचएम कर ही नहीं रहे, उनको नाम दे दिया गया है नोड का। कलेक्टिव मतलब ग्रुपिंग ऑफ एसएचएम्स कह लीजिए, ग्रुपिंग ऑफ एसएचएम्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, कह सकते हैं इस लाइन में। इस लाइन से मैसेज क्लियर हो रहा है आपको? What is a standing wave? So standing wave is collection of SHMs of particles in a medium. क्या वो सारे SHMs आइडेंटिकल हैं फ्रीक्वेंसी के सेंस में? फ्रीक्वेंसी के सेंस में है, फ्रीक्वेंसी के सेंस में है। टाइम पीरियड सबके ऑसिलेट करने का सेम है, डिफर किसमें कर रहे हैं वो? एम्पलीट्यूड में। मतलब मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे मीडियम पार्टिकल जो कभी ऑसिलेट नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे मीडियम पार्टिकल्स जो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड पर ऑसिलेट करेंगे, इनको नोड और एंटी नोड का नाम दे दिया गया है। और बाकी के पार्टिकल्स अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से एम्पलीट्यूड बनेगा उनका। ये टर्म एम्पलीट्यूड है। 2a sin px की जो वैल्यू आएगी, इससे मतलब जो भी आप x की वैल्यू रखोगे, x की जो भी वैल्यू रखोगे, उससे यहां पर जो भी नंबर आएगा वो उस वैल्यू ऑफ x के करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड कहलाएगा। देखिए, जब भी कोई चीज, और मैं तभी तो बोल रहा हूं, इस लाइन को समझने के लिए बोल रहा हूं कि आपके पास कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। कोई भी पार्टिकल एसएचएम करेगा तो वो जब कभी भी अपने मीन पॉइंट को क्रॉस करेगा तो उसका y 0 होगा। तो जब ये सारे पार्टिकल्स ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो एक ऑसिलेशन में 2 बार ऐसा नहीं होगा जब पार्टिकल अपने मीन पॉइंट पे जा रहा होगा, तो 2 बार इन पॉइंट्स का y कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सारे पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली मीन पॉइंट पे जा रहे हैं, y की वैल्यू तो सबके लिए एक साथ 0 नहीं आ गई। टाइम t बराबर π/2 ओमेगा, सारे के सारे पार्टिकल्स के लिए y 0 हो गया। एसएचएम के लैंग्वेज में क्या मतलब हुआ y 0 होने का मतलब? एक पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ भी y 0, यहाँ भी y 0, यहाँ भी y 0, इन सारे पॉइंट्स पर y की वैल्यू 0 है। मतलब जो पार्टिकल यहाँ है वो भी अपने मीन पॉइंट पर है, जो पार्टिकल यहाँ है वो भी मीन पॉइंट पर है, जो यहाँ है वो भी मीन पॉइंट पर। ऑल पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली पासिंग थ्रू द मीन पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। एवरी पार्टिकल, ऑल पार्टिकल्स passes through the mean point at the same time. फाइनल कंक्लूजन पे है मेरे। देखिए, फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर हम कुछ ऐसा कर पाए, अगर हम कुछ ऐसा कर पाए कि एक मीडियम के अंदर, एक मीडियम के अंदर अगर हम कुछ ऐसा कर पाए कि कुछ पार्टिकल्स कभी भी ऑसिलेट ना करें, कुछ पार्टिकल सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड पर ऑसिलेट करें, और बाकी के पार्टिकल अपनी अपनी पोजीशंस के हिसाब से ऑसिलेट करें। अगर हम इस तरीके के ऑसिलेशन पैटर्न किसी मीडियम में क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको कहा जाएगा कि उस मीडियम के अंदर एक स्टैंडिंग वेव है। ऐसा ऑसिलेटिंग पैटर्न एक मीडियम के अंदर अगर जनरेट किया जा सके, तो वो स्टैंडिंग वेव का नाम दोगे आप। नोट करिएगा। इफ समहाउ we can make a medium, if somehow we can make a medium to oscillate in such a way, that the amplitude is function of position of particles, that amplitude is a function of position of particles, and some particles will never move,
ये किन की बात कर रहे हैं हम लोग? नोट। देन वी आर सक्सेसफुल इन creating a standing wave in a medium. Then we are successful in creating standing wave in a medium. मतलब ये बनाना पड़ता, अपने आप नहीं होता, स्टैंडिंग वेव जनरेट करनी पड़ती है किसी मीडियम के अंदर। और मीडियम क्या होगा? अब ये जनरेट कैसे करेंगे? स्टैंडिंग वेव जनरेट करेंगे कैसे मीडियम में? क्योंकि आपने देखा ना, एक समहाउ वी कैन क्रिएट, तो वो समहाउ कैसे होगा यार? आंसर फॉर समहाउ, वो यही करेंगे। अभी करके दिखा रहे हैं आपको, फिर से पकड़िए, अभी करके दिखाते हैं इसको भी। उधर जाओ भाई, देखो तो टाइट करो, टाइट करो, टाइट करो। अगर हम लोग ना, मतलब इसको क्रिएट कर सकते हो, कैसे क्रिएट करोगे भाई? आप यहाँ पर अगर मैं अपने वाले साइड से जर्क दूं, तो क्या पूरी स्ट्रिंग ऊपर नीचे हो रही है? और क्या पूरी स्ट्रिंग में जितने भी पॉइंट्स है सब सेम हाइट तक जाएंगे? थोड़ा सा हल्का सा टाइट रखना है, हल्का सा टाइट रखो बस, है ना? आप अभी बताओ, क्या पूरी स्ट्रिंग परफेक्टली स्ट्रेट लाइन है? तो आप क्या बोलोगे, यहां से लेकर के और वहां तक के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब स्टेशनरी मीन पॉइंट्स पर है, अभी कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही। लेकिन अगर यहाँ पर अपने हैंड पर मैं स्लाइट जर्क प्रोड्यूस करूं, तो आपको दिखेगा कि पूरी स्ट्रिंग एक बार में ऊपर जाएगी, पूरी स्ट्रिंग एक बार में, ठीक है? दिख रहा है आपको? तुम कहां देख रहे हो भाई? तो आप ये बताओ कि सबसे ज्यादा हाइट तक कौन सी स्ट्रिंग गई जब यहाँ पर जर्क दे रहे हो आप? सबसे ज्यादा वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? तो हम लोग स्टैंडिंग वेव क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जिस जिस एंड को उन्होंने पकड़ा है वहां पर कितनी वाइब्रेशन हो रही, जो उनके हाथ में है, जो स्ट्रिंग उनके हाथ में पकड़ी हुई है उन्होंने, और वो अपना हाथ मूव नहीं कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर जो पॉइंट है जो इनके फिंगर्स के टच में, वहां कोई वाइब्रेशन है? और जो हमारे हाथ में दिखेगा, इसको भी हम ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल ही करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे। मतलब आप मेरे पॉइंट पे देखोगे ना, अगर जहां मेरा हाथ है वहां लगभग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है। लेकिन फिर भी अगर आप स्ट्रिंग के बीच में देखोगे तो बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दिखेगी। इतना तो नोटिस कर सकते हो कि जितनी हाइट तक स्ट्रिंग जा रहा है उतनी हाइट तो ये पॉइंट नहीं जा रहा, हम हल्का सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, फिर भी आपको स्ट्रिंग अच्छा खासा हिलती हुई दिखेगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टैंडिंग वेव क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर ऑलमोस्ट जीरो डिस्प्लेसमेंट है, उधर ऑलमोस्ट जीरो डिस्प्लेसमेंट है, और सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है? तो हम लोगों ने एक स्टैंडिंग वेव सेटअप की है इसके अंदर। कैसे? इधर से वेव जनरेट करके। और फिनोमिना क्या इन्वॉल्व हुआ था, हमने जब यहाँ पर जर्क दिया होगा तो हमारी वेव ट्रेवल करके उन तक गई होगी, वहां से वेव रिफ्लेक्ट होकर आई होगी, क्योंकि स्टैंडिंग वेव बनने के लिए दो वेव चाहिए मेरे को। तो एक वेव तो मैं जर्क से प्रोड्यूस कर रहा हूँ, दूसरी वेव उनसे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, y1 y2, और उनके मिलने से इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बन रही है, जिसमें यहाँ वाला पॉइंट और दूसरे साइड वाला पॉइंट नोड का काम कर रहे हैं, सेंटर वाला पॉइंट एंटी नोड का काम कर रहा है। ठीक है जी। और ये और स्टैंडिंग वेव जो बनेगी वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि जो जर्क हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। जो जर्क, अगर हम जर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो स्टैंडिंग वेव डिफरेंट टाइप की बनेगी। अभी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो पूरी स्ट्रिंग ऊपर नीचे होगी, लेकिन अगर मैं इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे करूं, टाइट रखना थोड़ी, तो आपको दिखेगा कि स्ट्रिंग का कुछ पोर्शन ऊपर जाएगा, कुछ पोर्शन नीचे जाएगा एट द सेम टाइम। ये चीज, some part of string will be on the positive side, some part will be on the negative side, some part will be on the positive side। आपको दिखेगा ये, अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे कर पाए तो। भाई थोड़ा टाइट कर लो। आपको दिखा, कुछ स्ट्रिंग नीचे होगी तो कुछ स्ट्रिंग, तो इसका मतलब कई सारे नोड बन गए उसमें। पहली बार कितने नोड बने थे? मेरे हाथ में, उनके हाथ में। अब तो इसको हम बोलते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशंस।
और ये आपका नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। इसमें आप पढ़ोगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक और ये कह रहे थे मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो वेव, स्टैंडिंग वेव क्रिएट की जा सकती है। आंसर है यस, वी कैन क्रिएट। नेग्लेजिबल, प्रैक्टिकली तो हो नहीं सकता। प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करना पड़ता है कि स्प्रिंग को दो ऐसे दो दीवार में बांध दीजिए और फिर एक जगह ऐसे हाथ से जर्क दे दो, बन जाती है स्टैंडिंग वेव। जो गिटार के स्ट्रिंग का कंसेप्ट है, गिटार के स्ट्रिंग दो जगह क्लैम्प, और जहां पर आप प्लग करते हो वो बेसिकली एंटी नोड होता है। जहां पर गिटार को प्ले करने के लिए प्लग किया जाता है वो बेसिकली हम वहां एंटी नोड क्रिएट कर रहे हैं। और इस गिटार के स्ट्रिंग जिन दो पॉइंट्स पर क्लैम्प्ड है वहां पर क्या बन रहा होता है, नोड। तो स्टैंडिंग वेव्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बनते हैं। जो भी स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें होगा ये चीज। वो सब स्टैंडिंग वेव के कंसेप्ट पे काम करते हैं। और मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब स्लो जर्क दे रहे थे या फास्ट, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेशन करा रहे थे आप, उसको बोलते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन, जिसके अंदर फंडामेंटल, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक ये सब है। बट वो नेक्स्ट क्लास में होगा भैया। ठीक है जी, थैंक यू।